जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में साइंस के प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिससे काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जा गए हैं। जिसमें हमने जो है आपको लगभग लगभग 140 प्रश्न इससे पहले के क्लास में हमने बता दिया था। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन आते रहे उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना ना भूलें। क्लियर है? तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का प्रश्न, पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी परिपथ में, परिपथ का मतलब क्या हो गया कि सर्किट, यानी किसी परिपथ, जहां परिपथ बोलेगा तो आपको समझ लेना है इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन सा सर्किट है? इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट जिसे हम विद्युत परिपथ भी कहते हैं। तो कह रहा है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? क्लियर है? यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर मान लो विद्युत धारा यानी करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट के फ्लो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसको इंडिकेट रहा है कि करंट तो आपको दिखेगा नहीं। जैसे मान लिया, सपोज कर लीजिए आप कि जैसे ये एक रेजिस्टेंस है। क्लियर? एक रेजिस्टेंस है R1, एक दूसरा रेजिस्टेंस हम सपोज मान लेते हैं ये R2 है। क्लियर है? दो रेजिस्टेंस के बीच में जो है एक हम बैटरी लगा दिए। ठीक है, देखिए डीसी है तब तो आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, डीसी सपोज मान लिया कि एक बैटरी लगा दिए और ये बैटरी में एक हम सर मतलब स्विच दे दिए हैं। ठीक है, जब सर्किट क्लोज होगा तो करंट फ्लो करेगा। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। अच्छा, गैल्वेनोमीटर जो है, सॉरी, मैं तो आंसर ही बता दिया आपको कि किसी परिपथ में जब विद्युत धारा के, मान लें कि ये आपको इलेक्ट्रिक करंट इधर से फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये आपको करंट आई है। क्लियर? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। तो यहाँ पर अगर मान लिया जाए आपको गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करना होता है, तो गैल्वेनोमीटर और अमीटर ये दोनों जो है आपको सीरीज में ही लगाया जाता है। ठीक है, ये आपको गैल्वेनोमीटर हो गया। तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में अगर मान लिया करंट का फ्लो अगर इधर से इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो इसमें जो है डिफ्लेक्शन इधर से इधर की ओर, मतलब एक मालूम चल जाएगा कि हाँ करंट का फ्लो इधर से हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम गैल्वेनोमीटर जो आपको इधर यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन जो है ये आपको ऐसे चेंज हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर आप कहीं पे भी सर्किट के सीरीज में लगा सकते हैं और गैल्वेनोमीटर से आपको क्या प्राप्त हो रहा है, तो मतलब करंट का जो है वो दिशा प्राप्त होता है, करंट का डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ऑफ करंट ज्ञात करने के लिए, यानी फाइंड आउट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर। अच्छा, एक होता है आपको अमीटर, जो हमने आपको पहले बताया। ठीक है, इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं कि करंट के मैग्नीट्यूड को मापते हैं। ठीक है, कि कितना करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, और देखिए दोनों में अंतर यही है, अमीटर को भी सर्किट के सीरीज में लगाते हैं और इससे जो हमको क्या निकालते हैं, तो करंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया कि उसका मान, कि इसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कि 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो ये जो आपको मैं ये क्या है, ये जो मान दिख रहा है आपको, इसी को कहा जाता है मैग्नीट्यूड, यानी परिणाम। ठीक है, परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो हम अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन करंट जो है वो सर्किट में फ्लो हो रहा है कि नहीं, या किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रश्न में वही पूछ रहा था कि किसी परिपथ यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ फ्लो अगर निकालना है तो किस उपकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर, यानी ए इज द राइट आंसर। अमीटर से क्या मापते हैं हम, इससे हम करंट मापते हैं। ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है, करंट का क्या मापेंगे, मैग्नीट्यूड मापेंगे। क्लियर है? वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, हम विभवांतर को मापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को। क्लियर है? ये सब हमको बता दी। रियोस्टेट के द्वारा जो है आपको रेजिस्टेंस को कम और ज्यादा किया जाता है, यानी किसी भी सर्किट में जैसे अगर रियोस्टेट देखेंगे, ठीक है, इसमें बता रहा हूँ, रेजिस्टेंस क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को हम या तो हम बढ़ा सकते हैं और नहीं तो हम घटा सकते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस अगर सिर्फ रहेगा तो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। अगर इसमें रियोस्टेट रहेगा तो उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, एक एरो लगा रहेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रियो स्टेट कहेंगे। बात समझ में आया?
तो रियोस्टेट मतलब क्या है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब जितना ज़्यादा हमको रेजिस्टेंस का जरूरत पड़ेगा हम उसको घटा और बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, रियोस्टेट कहा जाएगा। बात समझ में आया? तो प्रतिरोध को कम करने और ज़्यादा करने के लिए हम रियोस्टेट का इस्तेमाल करते हैं। वोल्टमीटर का जो है वो किसी सर्किट में किसी दो बिंदु पर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और किसी परिपथ में जो है अगर करंट मापना है तो हम अमीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसको ऑलवेज सीरीज में लगाते हैं, ये भी हमने आपको बताया था, ये भी प्रश्न आता है। और इसका जो अमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो एज पॉसिबल एज क्या होना चाहिए, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्लियर है? और वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। ये सभी जब हम इलेक्ट्रिक वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम आपको डिटेल से ये सब बताएंगे, सब याद करने का जरूरत नहीं है, क्यों होता है कैसे होता है वो भी। तो हम आपको प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही बताते चलेंगे, और उसके साथ जो भी संबंधित आपको थ्योरी होगा वो भी हम बताएं, क्योंकि देखिए इसमें थ्योरी अलग से पढ़ाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे जो है आपका मैथ का प्रश्न काफ़ी ज़्यादा डीप प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए जो भी उससे संबंधित रिलेटेड थ्योरी होगा वो भी हम आपको बताते चलेंगे प्रश्न में ही। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसके लिए। अभी हमने आपको पिछले को प्रश्न में ही बताया कि गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, प्रकाश की दिशा को पता लगाने के लिए, जी नहीं। चुंबकीय प्रेरण की दिशा को पता लगाने के लिए, जी नहीं। ध्वनि की दिशा को पता लगाने के लिए, जी नहीं। धारा की दिशा, धारा मतलब कौन धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रही है, आपको समझना होगा प्रश्न से ही। ठीक है, या तो अगर एग्जाम में तो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, तो वहां पर धारा के जगह पर जो आपको दे देगा क्या, करंट दे देगा। ठीक है, तो करंट आपको समझना होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यानी करंट की दिशा को पता लगाने की, सही बात है, यानी कि धारा की दिशा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के डायरेक्शन को मालूम करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें गैल्वेनोमीटर में क्या होगा कि एक जो है ये होता है, मतलब इंडिकेटर होता है, ये इंडिकेटर क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये आपको लेफ्ट साइड में होगा रेस्ट पोजीशन में, और ये क्या होगा, इधर से इधर डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, ये आपको डिफ्लेक्ट करेगा, इधर से इधर चला जाएगा। बात समझ में आया? तो ये होता है गैल्वेनोमीटर। यानी गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया था धारा की दिशा को पता करने के लिए। यह प्रश्न आपको रेलवे ग्रुप डी में 2018 में, और ये भी आया 24 तारीख और 22 तारीख, देखिए 2 ही दिन में पूछा हुआ है प्रश्न। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल क्या जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश वाहन की गति को जानने में कौन मदद करता है। ये तो प्रश्न काफी बार आया हुआ है, हमने आपको बताया भी है कि वाहन की गति को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, वोल्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, लैक्टोमीटर का, या तो बेलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बताइए, यह प्रश्न आया आपको रेलवे ग्रुप डी में 5/11/2018 का प्रश्न है, फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए वाहन की गति, यानी कि जो भी रोड पर जो गाड़ियां चलती है वहां पर आप देखते हैं, जब बाइक आप चलाते होंगे, आप तो ग्रेजुएशन या इंटर कर ही चुके हैं, तो आप बाइक तो सीखे गए होंगे, या आप नॉर्मल भी देखते होंगे कि बाइक में जो है जब आप गाड़ी स्पीड करते हैं तो स्पीड वहाँ पर बढ़ता दिखे, जैसे 40 का स्पीड में चला रहे हैं, जैसे आप एक्सीलेटर दीजिएगा तो 60 हो जाता है, 70 हो जाता है, तो क्या है, गाड़ी का स्पीड बता रहा है। तो किसी भी वाहन में जो है यानी कि स्पीड यानी गति को जानने के लिए किसका इस्तेमाल, वहाँ पर क्या लगा होता है, वही प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो गाड़ी का गति अगर बोलेगा तो हो जाएगा क्या, स्पीडोमीटर के द्वारा जो है गाड़ी का गति हमको प्राप्त होता है। बात समझ में? और लैक्टोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, तो लैक्टोमीटर के द्वारा जो है वह दूध शुद्ध है या नहीं, पानी कितना मिलाया हुआ है वो आपको पता करते हैं, यानी दूध का आपेक्षिक घनत्व हम निकालते हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो आपेक्षिक घनत्व, और नॉर्मल भाषा में बोले तो दूधवा में पानी कितना मिलावल है, उसको मालूम करने के लिए हम लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर पानी ज़्यादा रहेगा तो घनत्व कम हो जाएगा, और पानी कम रहेगा तो घनत्व ज़्यादा होगा। बात में इलेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल जो है दूध का अपेक्षित घनत्व करने के निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वोल्टोमीटर नहीं होगा, वोल्ट मीटर होगा। ठीक है, वोल्टोमीटर कुछ नहीं होता। तो वोल्ट मीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं, तो किसी परिपथ में जो है दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बेलोमीटर, बेलोमीटर तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, ये कुछ नहीं होता। तो प्रश्न कह रहा था कि वाहन की गति मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तो स्पीडोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है प्रश्न संख्या 3। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि इकोलोकेशन का एक प्रकार का क्या है, इकोलोकेशन। तो इकोलोकेशन जो है वो एक प्रकार का क्या है, हमने ये शायद पिछले क्लास में भी ये प्रश्न आया था इकोलोकेशन का।
ठीक है, तो यह प्रश्न आया आपको रेलवे ग्रुप डी में। तो इकोलोकेशन एक प्रकार का कंपन है, राडार है, आवृत्ति है या सोनार है। ठीक है, आपको बताना है कि इकोलोकेशन जो है वह क्या है। ठीक है, तो इकोलोकेशन जो है वह एक प्रकार का सोनार है। ठीक है, क्या है? सोनार है। और हम जानते हैं कि सोनार का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? आपको समुद्री जहाज में। तो सोनार इकोलोकेशन का ही क्या है? एक प्रकार है। साथ ही साथ सोनार का उपयोग जो है पानी में डूबी हुई वस्तु को पता लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सोनार का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? तो जो पानी में जो वस्तु होंगी, जैसे जहाज जब चलाया जाता है ना, तो सामने में जो है रुकावट है या नहीं है, या अंदर पानी में जो है क्या वस्तु है नहीं है। ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे जो है आपको वेव निकलता है। ठीक है, पराश्रव्य तरंगे निकलती है, इलेक्ट्रोसोनिक। और वह तरंगे जो है वस्तु से टकरा करके फिर पुनः सोनार के रिसीवर के पास पहुंचता है, तो पता चलता है कि हाँ ये वस्तु वहां पर है। जैसे हम किसी चीज को देखते हैं, तो देख क्यों पाते हैं? क्योंकि हम, जब मेरा ये आंख है, ठीक है, ये आंख है, यहाँ से पर हम यहाँ देख को अगर कोई वस्तु रखा हुआ, तो फिर जो है ये आंख से जो है ये वस्तु से टकरा करके, यहाँ से टकरा करके फिर पुनः वापस लौटती है। ठीक है, तभी तो हमको पता चलता है कि हाँ ये वस्तु। अगर ये पुनः वापस नहीं लौटे तो आपको पता नहीं चले। जैसे आप अंधेरे में अगर देखते हैं, देखने का तो अंधेरे में देख रहे हैं, लेकिन परिवर्तित होकर के पुनः वापस लौट नहीं रहा, इसलिए आप अंधेरे में किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो सोनार भी वही काम करता है कि इससे जो है प्रसरब तरंगे निकलती है, और यह तरंगे जो है जाकर के वस्तु से टकराएगी, और वस्तु टकरा करके फिर पुनः वापस लौटेगी, जाएगा और फिर पुनः वापस लौटेगा, और फिर वह सोनार का जो रिसीवर होगा उसमें आपको मतलब रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद पता चलेगा कि हाँ यहाँ पर वस्तु है। तो पानी में वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। और इकोलोकेशन एक प्रकार क्या है? सोनार है। ठीक है, तो पानी में वस्तुओं को पता लगाने के लिए, वस्तुओं का पता लगाने के लिए, बात समझ में है। और सोनार का जो है विस्तृत रूप, इसका सोनार को जो है इसका विस्तृत रूप भी हमने आपको बताया था, याद है या भूल गए? ठीक है, सोनार का जो विस्तृत रूप माने कि मतलब मीनिंग फुल फॉर्म जो होता है वो होता है आपको सोनार नेविगेशन एंड रैंकिंग। सॉरी, सोनार नहीं हो जाएगा, सॉन्ड हो जाएगा। सोनार तो पूरा नाम ही हो गया। ठीक है, सॉन्ड नेविगेशन एंड रैंकिंग, बात समझ में आया? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 क्लियर है कि इकोलोकेशन एक प्रकार का सोनार है, जहां जिसका इस्तेमाल पानी में डूबी वस्तुओं को पता करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि एक शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित, मतलब ए वन टाइप ऑफ रीजनिंग का प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जो जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखिए, ये हो गया पहला शब्द, ये हो गया दूसरा शब्द, ये हो गया आपको तीसरा शब्द, और ये हो गया चौथा शब्द। ठीक है, अगर रीजनिंग में देखेंगे तो यहाँ पर जो है समानुपात का साइन रहता है। चलिए, समानुपाती होगा, मिसप्रिंट हो गया होगा। तो यह प्रश्न पूछा गया आपको रेलवे ग्रुप डी में। तो कह रहा है कि जिस प्रकार से अमीटर का संबंध विद्युत धारा से है, उसी प्रकार जो है वह ओम मीटर का संबंध किससे होगा? समझ में आ रहा है? फिर से, जिस प्रकार संबंध अमीटर का संबंध विद्युत धारा से है, उसी प्रकार से ओम मीटर का संबंध किससे है? तो हमने आपको बताया था कि विद्युत धारा, ठीक है, विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या हो गया? यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? तो अमीटर का इस्तेमाल करते हैं, अमीटर का। और हमने आपको बताया था ना, जैसे मान लिया कि ये आपको सर्किट है, ये आपको सर्किट है, और सर्किट के सीरीज में हम क्या लगाते हैं? अमीटर लगा देंगे। तो इस अमीटर में जो है मतलब कि सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, जैसे मान लें 20 वोल्ट का बैटरी है और 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इसमें करंट कितना हो जाएगा? तो आई बराबर हम जानते हैं V/R होता है। तो V का मान 20 और ये R का मान 5, तो करंट कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 यानी 4 एम्पियर। तो इसमें 4 एम्पियर जो करंट फ्लो करेगा, 4 एम्पियर करंट जो फ्लो करेगा, ठीक है, ये आपको अमीटर में दिखाई देगा, ये 4 एम्पियर। ठीक है, तो अमीटर का इस्तेमाल जो है किस लिए किया जा रहा है? तो किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए। ठीक है, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को
मापने के लिए अमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको रिलेशन समझ में आ गया ना कि अमीटर का इस्तेमाल हम विद्युत धारा को मापने के लिए करते हैं। तो इसी प्रकार से ओम मीटर का इस्तेमाल जो है किसे मापने के लिए किया जाएगा? वोल्टेज को मापने के लिए जी नहीं, क्योंकि वोल्टेज को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर का ये तो होगा नहीं, घट गया। दाब मापने के लिए हम बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी नहीं होगा। और गति मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्पीडोमीटर का, तो ये भी नहीं होगा। यानी कि ओम मीटर का इस्तेमाल जो है वह प्रतिरोध मापने के लिए किया जाता है। किसको मापने के लिए करेंगे? तो प्रतिरोध मापने के लिए। प्रतिरोध मतलब होगी आपको रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस को प्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ये आपको जिग-जैग और इसको हम कैपिटल आर लिखते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो को क्या करता है? कम करता है, ठीक है। तो प्रतिरोध को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है आपको प्रतिरोध मापने के लिए। क्लियर है? क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 कहता है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए हवा की गति को मापने के लिए ऑप्शन में क्या रहा है कि ओडोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर या एमीटर। एमीटर तो होगा नहीं, इसलिए हम किससे मापते हैं? करंट को मापते हैं, ये तो पहले छट जाएगा। बाकी के बारे में आप भी जानते हैं। हाइग्रोमीटर घनत्व मापते हैं। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी 25 जनवरी 2021 का प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए जैसे आप वायुमंडल में जो हवा चलता है ना, जैसे अब साइक्लोन आता है या समुद्री तूफान आता है, तो आप देखते हैं कि हवा की गति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बोलते हैं ना, हाँ हवा की गति जो है वो इतना किलोमीटर पर आवर से आया चल रहा है। या नॉर्मल आप वर्षा भी होता है तो हवा की गति तेज हो जाती है। तो हवा की गति मापने के लिए कोई उपकरण तो इस्तेमाल किया जाता है ना। तो वही प्रश्न पूछ रहा है कि किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? देखिए हवा की गति मापने के लिए आपको इस्तेमाल किया जाता है एनीमोमीटर। इसे क्या कहते हैं? हम एनीमोमीटर कहते हैं। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? तो आपको वायुमंडल में वायु की गति यानी कि हवा की गति को मापने के लिए, वायु गति को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी एनीमोमीटर को जो हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, यानी इसको हम पवन वेग मापी भी कहेंगे। क्या कहेंगे? पवन वेग मापी। ठीक है, तो पवन वेग मापी भी इसे कहा जाता है। और इसे जो है किसका क्या मापा जाता है? तो वायु गति को हम मापते हैं एनीमोमीटर के द्वारा। बात समझ आए? क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 7 कहता है कि डैश का प्रयोग, मतलब निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है वो हवा की शक्ति और वेग मापने के लिए किया जाता है। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी में। अभी पीछे हम लोग प्रश्न किए कि हवा की गति मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्पीडोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं? हम गति मापते हैं। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का गाढ़ापन यानी कि घनत्व को मापते हैं। और थर्मामीटर के द्वारा हम टेम्परेचर मापते हैं, यानी तापमान को। ठीक है, दूध का घनत्व मापते हैं। क्लियर है? यानी सापेक्षिक घनत्व। तो प्रश्न पूछ रहा था कि किसका प्रयोग जो हवा की शक्ति यानी कितना ज़्यादा तेज हवा से आ रहा है या वेग को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 कहता है कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग जो है वह किसे मापने के लिए? बादल की ऊंचाई मापने के लिए, वायु की गति मापने के लिए, पानी की गुणवत्ता मापने के लिए, या वायु दाब मापने के लिए। यह प्रश्न पूछा आपको रेलवे एनटीपीसी 23/7/2021 का पूछा हुआ प्रश्न है कि एनीमोमीटर का प्रयोग जो है वह किस मतलब क्वांटिटी को मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तभी यहाँ पर पीछे ही बताया कि वायु की गति मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आपको एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है? वायु के गति मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह भी प्रश्न पीछे में ही आया था। देखिए ऐसे ही प्रश्न आपको रेलवे एनटीपीसी में पूछा जाता है। देखिए 2021 में प्रश्न पूछा हुआ, कितने इजी प्रश्न पूछते हैं। तब क्लास को ध्यान से देखिए, 1-2 बार रिविजन करिए, आपको
याद रहेगा। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, जिसे हम लाई डिटेक्टर मशीन भी कहते हैं, और इसका इस्तेमाल जो है कौन करता है? नॉर्मल आदमी तो करेगा नहीं, पुलिस करता है। जब कोई चोर को पकड़ लेगा, पूछा कि तुम चोरी किया है कि नहीं किया है, तो बोलेगा हम नहीं किया, लेकिन सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, मतलब पता नहीं चलेगा। तो उसको पता करने के लिए जो है वो लाई डिटेक्टर मशीन का इस्तेमाल करते हैं पुलिस। क्लियर है? अपराधी के सच्चाई को जानने के लिए। ठीक है, तो लाई डिटेक्टर मशीन जो है वह एक मतलब कि कौन सी ऐसा मतलब झूठ को जो पता लगाने वाली मशीन है। ठीक है, तो उसे हम टेलीस्कोप कहेंगे, जी नहीं, फोटोमीटर कहेंगे, टेकोमीटर कहेंगे, या तो पॉलीग्राफ कहेंगे। तो देखिए, जो झूठ का पता लगाने वाली जो मशीन होती है उसे हम कहते हैं पॉलीग्राफ। क्या कहेंगे? पॉलीग्राफ कहेंगे। झूठ मतलब कि लाई डिटेक्टर मशीन कहलाती है। तो पॉलीग्राफ मशीन जो है का प्रयोग जो है झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है कि कोई व्यक्ति जो है झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। इसे लाई डिटेक्टर मशीन भी कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है लाई डिटेक्टर मशीन। अच्छा, अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में ही जाना जाता है। इसका खोज जो है वो कब किया गया, सबसे पहले ये जानना है। इसका खोज किया गया था आपको सन 1921 ईस्वी में ऑगस्टन लार्सन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ऑगस्टन, क्लियर, ऑगस्टन लार्सन के द्वारा। यानी ऑगस्टन लार्सन के द्वारा सन 1921 ईस्वी में झूठ का पता लगाने वाली मशीन का इस्तेमाल मतलब कि खोज किया गया था, जिसे हम पॉलीग्राफ कहते हैं। आप समझ में? इसका जो है इस्तेमाल हमने आपको बताया कि पुलिस जो है वह अपराध को जांच करने के लिए नार्को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे जो आपका जो आप देखते होंगे कि अगर कोई आदमी व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो आए दिन आप टीवी में न्यूज सुनते होंगे नार्को टेस्ट के बारे में। कौन सा टेस्ट? नार्को टेस्ट। ठीक है, तो इससे इससे जो आपका झूठ जो व्यक्ति बोल रहा है, ठीक है, तो पॉलीग्राफ मशीन का इस्तेमाल करेंगे, जो लाई डिटेक्टर मशीन भी कह रहे हैं इसको। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है नार्को टेस्ट। इस प्रकार का जो टेस्ट किया जाएगा उसे कहेंगे हम नार्को टेस्ट। बात समझ में आया कि झूठ का पता लगाने वाली मशीन की कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि नहीं, उस मशीन को क्या कहा जाता है? तो पॉलीग्राफ। इसका खोज जो है सन 1921 ईस्वी में ऑगस्टन लार्सन के द्वारा किया गया था, और इस मशीन के द्वारा जो झूठ का पता लगाया जाता है उस टेस्ट को कहते हैं हम नार्को टेस्ट। क्लियर है? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। टेलीस्कोप का इस्तेमाल जो है किसी दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। फोटोमीटर फोटो खींचने के लिए कह सकते हैं, और टेकोमीटर का इस्तेमाल जो है वह कोई भी रोटेटिंग जो पार्ट होते हैं, जैसे मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, तो उसके आरपीएम को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है टेकोमीटर का। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? लाई डिटेक्टर उपकरण को, तो सेम प्रश्न पीछे वाले ही तो है, यहाँ पर वही तो है। निम्नलिखित में झूठ का पता लगाने वाली मशीन है लाई डिटेक्टर मशीन को क्या कहते हैं? तो पॉलीग्राफ। वही प्रश्न रिपीट किया, यह आपको पूछा गया था और रेलवे एनटीपीसी में। करेक्ट टाइप थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग था, इसलिए प्रश्न इसमें आ गया है। ठीक है, लाई डिटेक्टर उपकरण को किस रूप में जाना जाता है? सिस्मोग्राफ, जी नहीं, बैरोग्राफ, पॉलीग्राफ, नहीं, सॉरी, पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ कहते हैं। क्लियर है? प्रश्न था आपको रेलवे एनटीपीसी में, और इसका खोज जो है आपको सन 1921 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा? तो ऑगस्टन लार्सन के द्वारा। इसके द्वारा जो टेस्ट किया जाता है उसे हम नार्को टेस्ट कहते हैं। क्लियर है? यह प्रश्न आपको 1 फरवरी 2021 का प्रश्न पूछा हुआ है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 10। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, मतलब कि हाई टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर मापने के लिए आप जानते हैं थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मतलब अपेक्षाकृत मतलब कि रिस्पेक्टिवली काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ मिलेगा आपको? तो आप जब इंडस्ट्री वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको फर्नेस होता है। ठीक है, क्या होगा? फर्नेस। ठीक है, फर्नेस, इसे हिंदी में जो है भट्ठी कहा जाता है। तो इस फर्नेस में जो है वह मतलब कि मेटल को पिघलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा उच्च तापमान है, तो वहाँ पर जो है उच्च तापमान को यानी कि हाई टेम्परेचर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्लियर है?
तब ऑप्शन क्या दे रहा है, बोलोमीटर, अमीटर, पायरोमीटर या फ्लक्स मीटर। प्रश्न पूछा हुआ आपको रेलवे एनटीपीसी 7 जनवरी 2021 का प्रश्न है। ठीक है, देखिए हाई टेम्परेचर मापने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर मापने के लिए जो है पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे, पायरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में, यानी कि हाई टेम्परेचर, और यह हाई टेम्परेचर कहाँ रहेगा, फर्नेस में। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे आयरन का पिघलाना है या किसी मटेरियल को जो हार्डनिंग करना है, क्लियर है, तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाई टेम्परेचर मतलब कितना होता है, ये आपको 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये आपको 2000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 750 डिग्री सेल्सियस, मतलब जो 1000 से नीचे वाला जो टेम्परेचर है उसमें आपको मटेरियल को हार्डनिंग किया जाता है। जो आयरन वगैरह होते हैं उसका हार्डनिंग किया जाता है। और जब आपको 1500, 2000, 2500 जिसका मेल्टिंग पॉइंट जितना ज़्यादा है, तो उसको पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए हम फर्नेस का इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, तो पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आए, यानी कि जब किसी वस्तु का तापमान बहुत ही अधिक होता है तो उसके ताप का मापन यानी कि मेजरमेंट समान तापमापी से ज्ञात नहीं किया जा सकता। मतलब थर्मामीटर से न नापेंगे, थर्मामीटर जल जाएगा। ठीक है, तो उस स्थिति में जो है पायरोमीटर का इस्तेमाल आपको किया जाता है। क्लियर है, तो प्रश्न संख्या 11 क्लियर है, यानी कि पायरोमीटर किधर है, तो यानी ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, अमीटर का इस्तेमाल जो है करंट मापने के लिए, फ्लक्स मीटर का इस्तेमाल जो है वह फ्लक्स मापने के लिए किया जाता है मैग्नेटिक सर्किट में। अगला देखते हैं प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि, अच्छा यहाँ से जो है ना आपको आ गया, आपको वेक्टर एंड स्केलर, जिसे हम सदिश और अदिश राशि कहते हैं। क्या कहेंगे, सदिश और अदिश राशि। ठीक है, क्या कहेंगे, सदिश और अदिश राशि। तो चलिए पहले हम समझते हैं सदिश राशि और अदिश राशि क्या होता है। तो देखिए, सदिश राशि उस राशि को कहेंगे, यानी उस फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे जिसमें दो चीज होना चाहिए। ठीक है, सदिश में क्या होगा, तो पहला होना चाहिए आपको मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो गया, जैसे परिमाण, परिमाण जिसको हम बोलते हैं, परिमाण। क्लियर है, और दूसरा होना चाहिए आपको डायरेक्शन। दूसरा यानी डायरेक्शन माना हो गया आपको दिशा। तो वैसे राशि जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, तो उसे हम कहेंगे सदिश राशि। और अदिश कैसे कहेंगे, तो अदिश राशि वह राशि होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ही, यानी कि उसमें डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, उसमें डायरेक्शन नहीं है। तो मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ परिमाण रहेगा, तब क्या कहलाएगा, तब जो है वह अदिश राशि कहलाएगा। सदिश के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे मान लिया जाए हम यहाँ से गए, ठीक है, जैसे ए पॉइंट से हम निकलते हैं, यहाँ से गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, यहाँ पे आए, ये बी पॉइंट पर हम आ गए। ठीक है, इधर से गए, यानी ए पॉइंट से गए और बी पॉइंट से चले आए, तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे जो है वो तय की गई दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, तय की गई दूरी, यानी कि इसे हम कहेंगे डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा इधर से आए, ठीक है, ये इधर से मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट हम लिख दिए, जैसे यहाँ पर लिख दिए एम, यहाँ पर लिख दिए एन, यहाँ पर लिख दिए ओ। तो हम डिस्टेंस क्या मापेंगे, तो डिस्टेंस अगर लिखेंगे तो हो जाएगा आपको, चल डायरेक्शन दे देते हैं, नेमिंग देते हैं ए एम एन ओ और बी। तो ये हो गया आपको डिस्टेंस, यानी इसे हम क्या कहेंगे, दूरी। ठीक है, तो ये दूरी जो होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वह क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो मैग्नीट्यूड कहने का अर्थ क्या है, कि इसमें जो है वह सिर्फ परिणाम रहेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी, जैसे मान लिया जाए इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर गए, फिर इधर से इधर, फिर इधर से बी तक आ गए। क्लियर है, तो इसमें जो है जैसे मान लीजिए दूरी, मान लीजिए हम लिख देंगे 50 मीटर। ठीक है, तो ये जो आपका जो वैल्यू होता है, यानी मान जो होता है 50 जो लिखा हुआ है, इसी को हम कहते हैं क्या, परिमाण कहेंगे, या इसी को हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो डिस्टेंस एक प्रकार से क्या है, तो डिस्टेंस जो है, एग्जांपल में ले रहा हूं मैं, तो डिस्टेंस जो है वो एक प्रकार से
क्या है, ये हो जाएगा आपको स्केलर क्वांटिटी, यानी इसे हम अदिश कहेंगे। कौन सा राशि कहेंगे, अदिश राशि। यानी कि जिसमें जो है सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड रहेंगे उसको हम कहेंगे अदिश राशि, और डिस्टेंस क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो इसे हम कहेंगे अदिश राशि। अच्छा ये मीटर लिखा है, ये तो यूनिट है, और समझ में आया। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया मीटर। यानी कि अगर हम लिखते हैं, लिख देंगे हम 50 किलोमीटर, ठीक है, तो ये किलोमीटर क्या है, ये आपको यूनिट हो जाएगा। ये किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। पता चल रहा है कि 50 किलोमीटर मतलब कोई डिस्टेंस है जिसका जो है वो परिमाण कितना है, तो 50 है। ये क्या हो जाएगा, परिमाण, यानी कि मैग्नीट्यूड। बात समझ में आया। जैसे हम लिख दे आपको 10 लीटर, इसका मतलब क्या है कि ये जो है कोई लिक्विड का यूनिट है, लीटर। अतः ये हो गया आपको यूनिट, और ये 10 क्या हो जाएगा, 10 जो हो जाएगा आपको परिमाण हो जाएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो वैसा क्वांटिटी, मतलब वैसा राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड है, तो उसे हम कहेंगे अदिश राशि। ये क्लियर हो गया, अदिश राशि क्लियर हो गया। ठीक है, तो अदिश राशि किसे कहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होगा, तो उसे हम अदिश राशि, जिसका एग्जांपल हमने बताया आपको डिस्टेंस के रूप में। अच्छा, उसी को अगर हम सदिश में आते हैं, ठीक है, सदिश में, तो सदिश में जो है, ठीक है, देखिए ये जो जिधर जिधर से हम गए हैं उसे हम कहेंगे डिस्टेंस। लेकिन अगर हम वही ए और बी के बीच सबसे शॉर्टेस्ट पाथ अगर खोजें, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, तो जब सबसे शॉर्टेस्ट पाथ खोजेंगे, ठीक है, तो ये जो मतलब मिनिमम जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, इस डिस्टेंस को कहेंगे विस्थापन। ठीक है, विस्थापन, या तो इसी को हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया। यानी कि इधर क्या है कि अगर मान लीजिए लिखा रहे कि आपको 12 मीटर, ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि 12 परिमाण है और ये है। लेकिन इसी में जो है जैसे डिस्प्लेसमेंट को अगर रहेगा तो उसमें आपको दिशा बता देगा। ठीक है, जैसे इसमें आपको 3 डायमेंशनल होता है जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो एक्स वाई, मतलब ये आप बोल सकते हैं आई जे और के, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको दे देगा ऐसे वेक्टर क्वांटिटी में देता है कि आई के पावर ऐसे दे देगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या समझना है कि इसमें जो आपको डायरेक्शन दिया है कि एक्स मतलब आई के अलॉन्ग है, या वाई के जे के अलॉन्ग है, या आपको के अलॉन्ग है। ठीक है, ये थोड़ा सा डीप चला जा रहा है, आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ये हो गया विस्थापन, क्या हो जाएगा, ये आपको वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश हो जाएगा। क्लियर है। और ये दूरी जो है, इसको जो दूरी हमने बोला, ये क्या हो जाएगा, ये आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। तो बस मैं एक एग्जांपल से आपको समझा दिया, इतना डीप जाने का नहीं है, सिर्फ आप ध्यान रखना है कि सदिश में क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, और अदिश में जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। बात समझ में है। अब मैग्नीट्यूड मतलब आपका ये जो मान होगा इसी को हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। क्लियर है। तो चलिए, ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इसका भी आपको याद नहीं रखना चाहते तो एक हम ट्रिक बता देंगे, जिसमें से जो मतलब नॉर्मल जब पूछा जाता है वो आपको आ जाएगा उस ट्रिक में, तो उसको हम अगले प्रश्न के, तो आपको पूरा भर गया पेज। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश किसे कहेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होगा, उससे हम अदिश राशि कहेंगे। और अदिश राशि के लिए आपको संवेग अदिश है, जी नहीं, बल अदिश है नहीं, वेग अदिश है नहीं, ये तीनों जो है, ठीक है, वह क्या है, आपको सदिश राशि है। और द्रव्यमान जो है ये क्या है, आपको अदिश राशि है। ठीक है, ये क्या है, अदिश राशि। जैसे द्रव्यमान में लिखा रहेगा आपको कितना, 10 केजी। ठीक है, 10 केजी का द्रव्यमान है, तो ये 10 जो है ये क्या है, ये सिर्फ परिमाण, इसमें मैग्नीट्यूड, और ये आपका तो यूनिट हो गया। ठीक है, तो सिर्फ जिसमें मैग्नीट्यूड रहेगा यानी परिमाण रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। बाकी संवेग, बल और एक्स मतलब वेग, वेलोसिटी, ये तीनों क्या है, आपको सदिश राशि है। अच्छा, अगर आप इसमें कंफ्यूजन होता है तो ये आप ध्यान रखिएगा, जिसमें मैग्नीट्यूड परिमाण दोनों हो उसको सदिश राशि, जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसको अदिश राशि। और इसको अगर फिर भी आपको नहीं होता है तो चलिए एक हम ट्रिक बता देते हैं, उस ट्रिक से जो है आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है, तो चलिए आप लिख लीजिए। ठीक है, पहले लिखिए आप अदिश राशि का ट्रिक, उसके बाद हम सदिश राशि का लिखाएंगे। ठीक है, अदिश राशि का,
तो अदिश राशि का जो ट्रिक है वह है आपका उसका दाल एमएससी से आता है। क्या? उसका, चलिए थोड़ा सा फर्क फर्क लिखते हैं। उसका दाल एमएससी से आता है। क्लियर है? अदिश राशि का क्या ट्रिक है? उसका दाल एमएससी से आता है। और इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, उस हो गया आपको ऊर्जा, उस से क्या हो जाएगा? ऊर्जा, ऊर्जा मतलब एनर्जी। स से हो गया आपको समय, मतलब टाइम। हम इंग्लिश में बोलते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा। ठीक है। का से हो गया कार्य, मतलब वर्क। दा से हो गया आपको दाब, दा से क्या हो जाएगा? दाब। ला से हो जाएगा आपको लंबाई, लंबाई। एम से हो जाएगा आपको मास, मास मतलब द्रव्यमान। क्लियर है? एस से हो जाएगा आपको स्पीड, स्पीड मतलब चाल। अच्छा, स्पीड मतलब चाल, ठीक बताता हूँ। ठीक है। सी से हो जाएगा आपको करंट, माने इलेक्ट्रिक करंट। ये सभी क्या है? अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। आ से हो जाएगा आपको आयतन, चलिए ऊपर लिख देते हैं, इधर जगह है। आ से हो जाएगा आपको आयतन। ठीक है। और ता से हो जाएगा आपको ताप यानी कि टेम्परेचर। तो ये आपका ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, मास मतलब द्रव्यमान, स्पीड मतलब चाल, और करंट मतलब धारा। चलिए इसका भी हिंदी लिख देते हैं। और आ से हो गया आयतन मतलब वॉल्यूम, और ता से हो गया तापमान यानी टेम्परेचर। तो ये सभी क्या है? तो ये सभी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। यानी अदिश राशि, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड होते हैं। तो जब इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं तो आप कहिएगा कि सदिश का क्या ट्रिक है। ये आपका ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रिक है। तो सदिश का जो ट्रिक होता है, चलिए उसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है। सदिश राशि का ट्रिक, सदिश राशि का ट्रिक। ठीक है, जिसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो सदिश राशि का ट्रिक होता है असंभावी विभत्व। लिख लीजिए, असंभावी, असंभावी विभत्व। थोड़ा फर्क फर्क लिखते हैं। विभत्व। ठीक है। तो असंभावी विभत्व, ऐसे एक दो बार आप जैसे क्वेश्चन बनाएगा उसी में आप मतलब याद हो जाएगा। इसमें कुछ बड़ा तीर मारने वाली बात नहीं है। देखिए, जैसे अस हो गया आपको आवेग। ठीक है। अस हो जाएगा आपको आवेग, सस हो जाएगा आपको संवेग। ठीक है। देखिए, जिसे वेग वेग रहेगा, जैसे ये आप याद रखिए। देखिए, वेग है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तब वेग हो गया। तो आवेग भी, इसमें वेग लगा हुआ, इसमें वेग लगा, तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। अब वेग, वो हम एक और याद नहीं रहेगा ट्रिक, तो उसे ही बता देंगे। देखिए, तो असम भाई पहले इसको लेके चलते हैं। आस हो गया आवेग, सस हो गया संवेग, भास हो गया आपको भार। कौन वाला भार? द्रव्यमान वाला नहीं। ये आपको बताया था मैंने, भार बराबर जो होता है एम इंटू जी होता है, गुरुत्वीय त्वरण इंटू द्रव्यमान, वो वाला भार। क्लियर है? अब भीस हो गया आपको विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन। वेस हो गया आपको वेग। ठीक है। बस हो गया आपको बल यानी फोर्स, और ये वेलोसिटी। तस हो गया आपको, त्वस हो गया आपको त्वरण, त्वरण यानी एक्सलरेशन। ठीक है, एक्सलरेशन। ठीक है। तो देखिए ना आप, ये सिर्फ खाली वेग याद रखिएगा ना, और ये विस्थापन, तो बाकी सब आ जाएगा। क्योंकि देखिए, विस्थापन जो है आपको बताया, इसमें आपको एग्जांपल में बताया था। वेग में जो है, वेग बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। खाली एक याद रखिए, बाकी सब एक दूसरे से लिंक है। देखिए, वेग बराबर वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है। फिर वेग से आ जाए एक्सेलरेशन पे, एक्सेलरेशन बराबर होता है वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है। आवेग में वेग है, संवेग में वेग है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। भार बराबर जो होता है एम इंटू जी होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, और त्वरण क्या है हमारा? वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक है, तो सब तो हो ही गया। अब बल बराबर जो होता है एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन, त्वरण। त्वरण भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक आप याद रखे, बाकी का फार्मूला आपको याद है तो सब हो जाता है। आप सदिश वाला याद रखिएगा तो अदिश वाला इसी मार दीजिएगा। क्लियर है। तो प्रश्न क्या था, चलिए प्रश्न में भूल गया, ये प्रश्न बताना है। चलिए होता है कभी कभी। तो कह रहा है कि डैश को केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड है, दिशा नहीं है। तो दिशा नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो वह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा आपको अदिश राशि। नीचे ट्रिक है, याद है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे मान दीजिएगा। प्रश्न ऑप्शन में कह रहा है कार्य, विस्थापन, आवेग, बल। ठीक है, तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। कार्य क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा आपको स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि। यहाँ देखिए ना कार्य दिया हुआ है जी। ये ट्रिक से मतलब ये ट्रिक से बाहर नहीं पूछेगा, आप इतना ध्यान रखिए। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है। ठीक है, परिमाण जिसमें रहेगा वह क्या कहलाएगा, अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि। तो दिशा नहीं है तो उसे हम अदिश कहेंगे। तो संवेग ये आपको वेक्टर है, कार्य स्केलर है, विस्थापन ये वेक्टर है, बल भी क्या है, वेक्टर है। ठीक, यानी अदिश राशि क्या है, कार्य। यानी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। पूछा रेलवे ग्रुप डी में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 क्या कर रहा है। कह रहा है इनमें से कौन सी राशि जो है सदिश नहीं है। सदिश नेगेटिव पूछा है, जब सदिश नहीं है तो मतलब क्या हो जाएगा, वह अदिश होगा। सदिश नहीं है मतलब अदिश होगा। तो शक्ति, पावर, विस्थापन, बल आघूर्ण या त्वरण। क्लियर है। तो देखिए विस्थापन ये आपको क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बल आघूर्ण, यहाँ बल आ गया तो ये वेक्टर क्वांटिटी, त्वरण वेक्टर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि क्या है, यानी कि शक्ति यानी पावर। ये क्या है, पावर जो है आपको अदिश राशि है। बात समझ में आया। देखिए प्रश्न पूछा गया आपको रेलवे एनटीपीसी, तो अगर आप एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए डोंट टेक टेंशन। जो टेंशन लीजिएगा तो नौकरी नहीं कर पाएगा, पेंशन लेने लगिएगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना, पेंशन रिटायरमेंट के बाद लिया जाता है। तो पहले नौकरी लीजिए, उसके बाद फिर पेंशन लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल को मतलब आपको हमारा क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप और क्लास को जो है वो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ आपको कुछ फायदा मेरे क्लास से हो रहा है। क्लियर है। अगर क्लास अच्छा नहीं लग रहा है तब खराब कमेंट ही करिए, ताकि आप और ये भी आप बताइएगा कि जो है उसमें क्या सुधार मुझे करना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि जो है वो क्लास में सुधार करने का। क्लियर है। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तो देखते रहिए, सीखते रहिए और रेलवे में सरकारी नौकरी का सपना पूरा कीजिए। फिर मिलते हैं अगले का, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।